नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया दीवाना, मोटिवेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट स्पीकर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं टीचिंग मेथड्स की। जी हां, जिसे हम शिक्षण विधियां भी कहते हैं और शिक्षण भी कहते हैं। शिक्षण इसका व्यापक रूप है, लेकिन इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में टीचिंग मेथड्स के अंदर, शिक्षण के अंदर सर्वाधिक मात्रा में शिक्षण विधियां काम में आती है, इसलिए इस टॉपिक को हम शिक्षण विधियां कहते हैं। अपितु पूरे टॉपिक का नाम है शिक्षण। यह बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। मैं आपको सामान्य जानकारी बता दूं, आप चाहे लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या लेवल सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट के अंदर ईवीएस होता है, मैथ्स होता है, संस्कृत लैंग्वेज के रूप में होती है और हिंदी भी है, साथ में साइकोलॉजी। और इस साइड में अपन बात करें तो हिंदी और संस्कृत तो इधर भी होती है, और इसके साथ में या तो इधर एसएस होगी या फिर साइंस या मैथ्स होगी। इन सारी सब्जेक्ट में मिला करके और इनके भी मिला करके लगभग 50 के आसपास प्रश्न, 50 प्रश्न लगभग टीचिंग मेथड से रिलेटेड में आते हैं, शिक्षण से रिलेटेड आते हैं। 50 प्रश्न, 150 में से 50 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ शिक्षण में आते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए हो कि किसका सिलेक्शन होगा या नहीं। मोटे तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षण के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बाकी विषय की जो सामान्य जानकारी है वो सारे के सारे बच्चे रखते हैं। अगर किसी बच्चे के लिए कोई विषय नया है, कोई टॉपिक नया है, कोई चैप्टर नया है, तो वो है शिक्षण, टीचिंग मेथड्स। यह सबके लिए नया है। जो बच्चा इसके अंदर मास्टर होगा उसका सिलेक्शन श्योरली 100% होगा ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टीचिंग मेथड्स के ऊपर, शिक्षण के ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको सारा का सारा शिक्षण जो सारी सब्जेक्ट में काम आता है पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, शिक्षण जो है हर सब्जेक्ट में अलग अलग है। भाषा कौशलों के अंदर, भाषा के अंदर बात करें तो उसके पढ़ाने के तरीके या उनके अंदर जो शिक्षण होगा, शिक्षण विधियां होगी, कुछ अलग होगी। लेकिन कुछ विषय के अंदर कुछ चैप्टर कॉमन है जो सब में काम आते हैं। उसका टारगेट मोटे तौर पर देखें तो लगभग 35 से 40%, 35 से 40% टॉपिक ऐसा है जो कॉमन है और सब में काम आता है। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम इस 35 से 40% को, इसको हम पहले पढ़ेंगे। दोस्तों, तैयारी जो है ना सारे बच्चे कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उनका होगा जो तैयारी रणनीति के साथ में करते हैं। केवल और केवल बाहुबल से युद्ध नहीं जीता जा सकता। युद्ध जीतने के लिए एक प्रॉपर रणनीति चाहिए। महाभारत को लेकर भी देखो, 11 अक्षौहिणी सेना वाले कौरव मात्र 7 अक्षौहिणी सेना वाले पांडवों से हार गए, क्योंकि उनकी रणनीति अच्छी थी। आपको यह एग्जाम क्लियर करना है तो रणनीति अच्छी होनी चाहिए, और रणनीति के लिए सबसे पहला पार्ट जो है शिक्षण विधियां, शिक्षण सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो आइए मैं आपको शिक्षण के बारे में हम बात करते हैं। शिक्षण में जो आज हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे जो सबके लिए कॉमन है वो है पाठ योजना। पाठ योजना जो है, चाहे वो लेवल फर्स्ट वाला हो, चाहे लेवल सेकंड वाला हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे ईवीएस हो या मैथ्स, सबके अंदर ये आता है। और लगभग हर एग्जाम के अंदर 2 प्रश्न के आसपास इसी से रिलेटेड निकल करके आते हैं, पाठ योजना से। पाठ योजना के आगे हम एक नाम और लगाएंगे जिसे हम कहेंगे आदर्श। जी बिल्कुल, आदर्श। आदर्श पाठ योजना इसलिए कहेंगे क्योंकि आप सब लोगों ने अलग अलग कॉलेजों से, अलग अलग महाविद्यालय से एसटीसीएन बीएड किया है। वहां के अध्यापकों ने आपको अलग अलग तरीके से लेसन प्लान बनाना सिखाया है, पाठ योजना बनाना सिखाया है। लेकिन अब यह नहीं रहा, क्योंकि यह अब एक कंपटीशन एग्जाम है जो पूरे राजस्थान लेवल पर होता है। तो सबके लिए एक ही पाठ योजना काम आएगी जिसे हम कहेंगे आदर्श पाठ योजना। इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आदर्श पाठ योजना के बारे में बात करें तो कहते हैं कि पाठ योजना का मतलब क्या होता है। अर्थ की बात करें कि पाठ योजना कहते किसे हैं, तो सामान्य भाषा में योजना का मतलब होता है पूर्व में की गई तैयारी। अर्थात पाठ योजना का अगर अपन शाब्दिक अर्थ निकालें तो मोटे तौर पे यही निकलेगा कि पाठ पढ़ाने से पहले या शिक्षण कराने से पूर्व की गई तैयारी क्या कहलाती है, अपनी पाठ योजना। जिस प्रकार कोई आदमी मकान बनाता है तो मकान बनाने से पहले एक नक्शा तैयार करता है, उस नक्शे के अकॉर्डिंग वो मकान बनाता है। ठीक उसी प्रकार हम पहले पाठ योजना बनाते हैं और उस पाठ योजना के अकॉर्डिंग ही उस पाठ को पढ़ाया जाता है।
इस पाठ योजना के अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तो इतिहास, कि इस पाठ योजना का इतिहास क्या रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि पाठ योजना की आवश्यकता एवं उसका महत्व। उसके बाद पढ़ेंगे पाठ योजना के गुण एवं दोष। और चौथे नंबर पे पढ़ेंगे अपन पाठ योजना का निर्माण। यानी कि इस टॉपिक के अंदर अपन इन 4 चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इन 4 बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है इतिहास, दूसरा उसका आवश्यकता एवं महत्व, तीसरे नंबर पे है उसके गुण एवं दोष, और चौथे नंबर पे है पाठ योजना का निर्माण। इन 4 बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं कि इस पाठ योजना का इतिहास बहुत जरूरी है। यहां से प्रश्न आता भी है, लगभग हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा भी गया है, अभी आपको पता भी चल जाएगा। सबसे पहले इसके इतिहास की बात करते हैं कि इस पाठ योजना का इतिहास, ये पाठ योजना हमारी शिक्षण पद्धति में आई कहां से। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पाठ योजना का जो विचार था वो सबसे पहले गेस्टाल्टवाद द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया। जी हां, ये वही गेस्टाल्टवाद आपके साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, समग्रता वाला, पूर्णता वाला, संपूर्णता वाला, वही गेस्टाल्टवाद। और जैसे हम गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं तो 3 नाम सबसे पहले हमारे सामने आ जाते हैं। एक का नाम कोहलर, दूसरे का नाम लेविन, जिसे कुर्ट लेविन या कूट लेविन भी कहते हैं, और तीसरा है कोपका। ये थे गेस्टाल्टवाद के प्रमुख समर्थक कह सकते हो या प्रवर्तक कह सकते हो। इनके द्वारा सबसे पहले पाठ योजना का विचार रखा गया था। तो अगर यह पूछा जाए कि विचार किसके द्वारा रखा गया, तो वो रखा गया था गेस्टाल्टवाद के द्वारा। दोस्तों इसके बाद अपन बात करते हैं तो एक शिक्षा शास्त्री था जिसका नाम था हर्बर्ट। शिक्षा शास्त्री का नाम था हर्बर्ट। यह हर्बर्ट का यह मानना था कि शिक्षा जो है, अगर शिक्षा का अर्थ निकाला जाए, वो जो शिक्षा का अर्थ मानता था वो ये मानता था कि शिक्षा का अर्थ होता है कि बालकों को विचार देना, बालकों के अंदर विचारों को उत्पन्न करना या विचारों को प्रदान करना, और दिए हुए विचारों को व्यवहारिक संबंधों के साथ स्थापित करना, बस यही शिक्षा है। और उनका यह मानना था कि व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर, छात्र के अंदर विचार तब आते हैं जब छात्र क्रियाशील होता है। जब छात्र क्या होता है? क्रियाशील होता है। जब छात्र क्रियाशील होता है तो उसके अंदर विचार भी आते हैं और विचार प्रदान भी करता है। तो उसने बताया कि जब बालक या छात्र क्रियाशील हो जाता है तब उसको 4 पदों में से होकर के गुजरना पड़ता है। उन 4 पदों का मैं आपको नाम बताना चाहूंगा दोस्तों। जिन 4 पदों में से होकर के गुजरता है उसमें सबसे पहले पद का नाम है निरीक्षण। सबसे पहले पद का नाम है निरीक्षण। सबसे पहले बालक निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है। और जब वो किसी को देखता है तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क उसको ऑर्डर करता है। तो दूसरे पद का नाम है दोस्तों आज्ञा। क्या नाम है? आज्ञा। निरीक्षण करने के बाद में उसे अपना मस्तिष्क ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है। और जैसे ही उसको आज्ञा मिलती है तो उसके दिमाग के अंदर आवश्यकता बढ़ती है, या कह सकते हैं कि हम मांग बढ़ती है। तो तीसरा पद था मांग। जैसे ही मांग बढ़ती है तो वो बहुत जानना चाहता है, और जब उसके अंदर जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो चौथे नंबर पर वो करने लगता है क्रिया। तो चौथा पद है दोस्तों क्रिया। और जब बालक क्रिया करने लग जाता है, छात्र क्रिया करने लग जाता है, तो उसके मन में आ जाते हैं विचार। विचारों को क्या करने लग जाता है? प्रदान। और विचारों को प्रदान करने के बाद उन विचारों को व्यवहारिक संबंधों के साथ स्थापित करना क्या कहलाता है? शिक्षण। यह मानना था शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट का। हर्बर्ट ने इन चारों को मद्देनजर रखते हुए, इन चारों को ध्यान में रखते हुए, इन चारों पदों को ध्यान में रखते हुए हर्बर्ट ने एक सिद्धांत दिया था जो आप सबको भली भांति पता होगा, जिसे हम सब कहते हैं पंचपदीय प्रणाली। यह किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों?
हर्बर्ट के द्वारा दिया गया, आपने पढ़ा भी होगा, पंचपदीय प्रणाली। यह बात तो नॉर्मल है, सबको पता है कि हर्बर्ट के द्वारा पंचपदीय प्रणाली दी गई थी। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर खास बात जो शायद आपने आज दिन तक सुनी भी नहीं होगी। इन चारों को लेकर के उन्होंने एक पंचपदीय प्रणाली दी थी। उस पंचपदीय प्रणाली के अंदर उन्होंने 5 सोपान बताए थे। दोस्तों याद रखना, 5 सोपान बताए थे। सबसे पहला सोपान जो था वो था उनका स्पष्टता। क्या था दोस्तों? स्पष्ट था। बहुत सी किताबों में इसकी जगह आपको प्रस्तावना भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो भी सही माना जाएगा, स्पष्टता या फिर प्रस्तावना। हर्बर्ट का यह मानना था कि कोई भी शिक्षण कराने से पहले, पाठ पढ़ाने से पहले उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। बालकों को यह पता होना चाहिए कि अध्यापक हमें क्या पढ़ाने वाला है। और स्पष्टता सिर्फ प्रस्तावना से आ सकती है, क्योंकि प्रस्तावना जो होता है वो पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। तो जब हम पूर्व ज्ञान से उनसे प्रश्न करते हैं, पूर्व ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, तो बालकों को इस चीज का पता चल जाता है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना के बाद उन्होंने दूसरा जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था संबंध। क्या नाम था दोस्तों? संबंध। बहुत सी किताबों के अंदर इसकी जगह प्रस्तुतिकरण भी लिखा हुआ होता है, यह भी सही है, प्रस्तुतिकरण। दूसरा जो दिया है वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना के बाद जो दूसरा सिद्धांत दिया है प्रस्तुतिकरण। स्पष्टता के बाद में संबंध स्थापित करते हुए अध्यापक को पाठ का प्रस्तुतिकरण देना चाहिए। यानी कि प्रस्तुतिकरण में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा जो दिया था उसका नाम था व्यवस्था। आप कंफ्यूजन हो रहे हो दोस्तों कि ये व्यवस्था कहां से आ गया, यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तीसरे नंबर पे जो थी व्यवस्था, और चौथे नंबर पे जो दिया उन्होंने उसका नाम था तुलना। कि तुलना करनी चाहिए प्रस्तुतिकरण के बाद, व्यवस्था के साथ प्रस्तुतिकरण होने के बाद तुलना करनी चाहिए। और तुलना के बाद में जो उन्होंने 5वां दिया था उसका नाम था सामान्यीकरण। क्या नाम था दोस्तों? सामान्यीकरण। हर्बर्ट ने सबसे पहले 5 सोपान ये बताए थे कि शिक्षण कराने से पहले पाठ में स्पष्टता होनी चाहिए, संबंध होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए और सामान्यीकरण होना चाहिए। प्रारंभिक सोपान जो हर्बर्ट ने दिए थे, सबसे पहले सोपान दोस्तों, उसके अंदर यही 5 नाम थे। याद रखना, सबसे पहले जो दिया था उसके अंदर ये 5 थे। लेकिन हर्बर्ट के कुछ शिष्य थे, उन शिष्यों को यह लगा कि इसके अंदर कुछ संशोधन करना चाहिए। तो हर्बर्ट की उपस्थिति में इन 5 सिद्धांतों का उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया। तो दोस्तों जो संशोधन हुआ था वो देखिए। संशोधन उन्होंने क्या किया था? इस स्पष्टता और प्रस्तावना की जगह पर केवल प्रस्तावना लिया था। क्या लिया था दोस्तों? केवल प्रस्तावना लिया था। यह संशोधन है, यह संशोधन है दोस्तों। यह प्रारंभिक था, सबसे पहले यह था, उसके बाद यह हुआ है। तो स्पष्टता और प्रस्तावना में से क्या लिया? केवल प्रस्तावना लिया। फिर संबंध और प्रस्तुतिकरण, संबंध और प्रस्तुतिकरण में से उन्होंने केवल प्रस्तुतिकरण को चुना कि दूसरा पद क्या होना चाहिए? प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, क्योंकि संबंध और प्रस्तुतिकरण दोनों एक है। लेकिन तीसरे नंबर की जब बात आई, इस व्यवस्था की जब बात आई, तो उनके शिष्यों ने कहा कि व्यवस्था जो है बहुत ही व्यापक शब्द है, एक शब्द को लेकर के इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवस्था जो होती है वो पाठ की होती है और पाठ जो है प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाठ योजना के अंदर मुख्य बिंदु प्रस्तुतिकरण को माना जाता है। तो व्यवस्था जो है वो प्रस्तुतिकरण के अंदर आती है। तो उनके शिष्यों ने क्या किया? इस व्यवस्था को भी प्रस्तुतिकरण के अंदर जोड़ दिया। दोस्तों ध्यान रखना, व्यवस्था को भी प्रस्तुतिकरण के अंदर जोड़ दिया। फिर तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या कर दिया? यहां पे तुलना और सामान्यीकरण का इन्होंने सामान्यीकरण ही रखा। सामान्यीकरण का इन्होंने सामान्यीकरण ही रखा। अब दोस्तों पहले प्रारंभिक में 5 थे, 5 के बाद में आप देखो आप तो 4 हो गए। ये 4 बड़ी समस्यात्मक बात हो गई, क्योंकि पंचपदीय प्रणाली दी थी, प्रारंभ में 5 थे, संशोधन में 4 बचे। तो इनके शिष्यों ने 5वें स्थान पर एक और सोपान जोड़ दिया जिसका नाम था प्रयोग। क्या नाम था? प्रयोग। ये 5वां था। दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रयोग जो है वो संशोधन वाली पंचपदीय
प्रणाली के अंदर था, प्रारंभिक वाली में नहीं था। मुझे एग्जाम तो याद नहीं है, लेकिन एक एग्जाम जो शायद सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का था, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है कि हर्बर्ट की प्रारंभिक पंचपदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सोपान नहीं था, और ऑप्शन थे उसके अंदर प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था या प्रयोग। तो हम सब लोगों ने सिर्फ पंचपदीय प्रणाली पढ़ रखी थी, और पंचपदीय प्रणाली में तो यही था, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो व्यवस्था कहीं था ही नहीं, तो सब लोगों ने व्यवस्था के ऊपर सही किया, जबकि व्यवस्था गलत था। प्रयोग उसका आंसर सही था, प्रयोग आंसर उसका सही था। प्रारंभिक पंचपदीय प्रणाली में प्रयोग नाम का सोपान नहीं था। यह आपको याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पंचपदीय प्रणाली सबको याद होगी। यहां से अगर प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है कि प्रारंभिक पंचपदीय प्रणाली में कौन सा सोपान नहीं था, तो दोस्तों उसका नाम है प्रयोग। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रारंभिक प्रणाली दी थी, जिसके अंदर स्पष्ट था, दूसरे नंबर पर संबंध, तीसरे पे व्यवस्था, चौथे नंबर पर तुलना और पांचवें नंबर पर सामान्यीकरण दिए। उनके शिष्यों ने मिलकर हर्बर्ट की उपस्थिति में, दोस्तों याद रखना, हर्बर्ट की उपस्थिति में संशोधन किया था। तो हर्बर्ट की उपस्थिति में संशोधन कर अस्पष्टता और प्रस्तावना में से केवल प्रस्तावना रखा, संबंध और प्रस्तुतिकरण में से केवल प्रस्तुतिकरण रखा, व्यवस्था को भी प्रस्तुतिकरण के अंदर जोड़ दिया, और तुलना के स्थान पर तुलना रखा, सामान्यीकरण के स्थान पर सामान्यीकरण रखा। जब सोपान केवल 4 बचे तो 5वें नंबर पर उन्होंने प्रयोग जोड़ दिया। बात सिर्फ आपको इतनी सी रखनी है, प्रारंभिक पंचपदीय प्रणाली में प्रयोग नाम का सोपान नहीं था, और संशोधन पंचपदीय प्रणाली के अंदर व्यवस्था नाम का सोपान नहीं था, उसको प्रस्तुतिकरण के अंदर जोड़ दिया। सिर्फ हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पूछी जाए तो यह संशोधित वाली ही मान्य होगी, लेकिन प्रारंभिक शब्द आ जाए तो यह वाली मान्य होगी। मुझे आशा है कि आपको यहां तक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट, जिन्होंने सबसे पहले पाठ योजना बनाने के लिए इस प्रकार के सोपान दिए, जिनको पंचपदीय प्रणाली हमारी भाषा में कहा गया। दोस्तों, हर्बर्ट के बाद में एक और शिक्षा शास्त्री आते हैं, जिनका नाम है ब्लूम। क्या नाम है? ब्लूम। इन्होंने क्या किया, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का पूर्णता से समर्थन किया, साथ दिया कि हां, इन्होंने जो पंचपदीय प्रणाली दी है उसी के आधार पर पढ़ाना चाहिए। लेकिन ब्लूम ने यह कहा कि यह पंचपदीय प्रणाली तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह पंचपदीय प्रणाली के अंदर 2 चीजें और होनी चाहिए। उन 2 चीजों को उन्होंने ऐड की। एक तो उन्होंने कहा कि एक तो होने चाहिए शिक्षण के उद्देश्य। क्या होना चाहिए दोस्तों? शिक्षण के उद्देश्य। और एक होना चाहिए इसके अंदर मूल्यांकन। क्या होना चाहिए दोस्तों? मूल्यांकन। यानी उन्होंने कहा कि पंचपदीय प्रणाली बिल्कुल सही थी, लेकिन उसके अंदर 2 बातें और होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो होनी चाहिए शिक्षण उद्देश्य, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से पहले शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि जो शिक्षण मैं करा रहा हूं उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, कि इस माध्यम से मैं करा रहा हूं, बच्चे इस पाठ को पढ़ने के बाद उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, वो किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। इसके लिए शिक्षण उद्देश्य का निर्माण करना बेहद जरूरी है। और फिर शिक्षण उद्देश्य का निर्माण करने के बाद, पाठ पढ़ाने के बाद इन शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए क्या होना चाहिए? मूल्यांकन। दोस्तों, इस बात को भी याद रखना, मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं, इस बात का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि मूल्यांकन किसका होता है, शिक्षक का या छात्र का या दोनों का? तो दोस्तों, सामान्यतः अगर पूछा जाए तो मूल्यांकन दोनों का होता है, छात्र का भी होता है और शिक्षक का भी होता है। लेकिन प्राय देखा जाए तो सिर्फ शिक्षण उद्देश्यों का मूल्यांकन होता है और शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण अध्यापक करता है। तथा हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे जो मूल्यांकन होता है वो अध्यापक का होता है। केवल बच्चों का मूल्यांकन नहीं होता, अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है।
तो हर्बर्ट के बाद ब्लूम जो शिक्षा शास्त्री आए थे, उन्होंने पाठ योजना के अंदर 2 सोपान और दिए, जिसका एक का नाम था शिक्षण उद्देश्य और दूसरे का नाम था मूल्यांकन। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि मूल्यांकन किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, तो मूल्यांकन ब्लूम के द्वारा दिया गया। लेकिन इसके समर्थक जो थे हर्बर्ट भी थे और हर्बर्ट के साथ मॉरिसन भी थे। मॉरिसन ने भी इसका समर्थन किया है। तो दोस्तों शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन देने वाले कौन थे? ब्लूम। ब्लूम के बाद अपन बात करते हैं हर्बर्ट के पंचपदीय सोपान। उसके बाद में ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन दोनों दे दिए। उसके बाद एक और शिक्षा शास्त्री आए जिनका नाम था मॉरिसन। ये बड़े खतरनाक थे। इन्होंने पूरी पाठ योजना के अंदर बहुत मुख्य बदलाव किए जो आज की पाठ योजना को बहुत अच्छी बताता है। मॉरिसन ने क्या किया कि हार्वर्ड की जो पंचपदीय थी दोस्तों, याद करना, एक तो थी प्रस्तावना, दूसरे नंबर पे थी प्रस्तुतिकरण, दूसरे नंबर पे थी प्रस्तुतिकरण, तीसरे नंबर पे थी पहले नंबर पे थी प्रस्तावना, दूसरे नंबर पे थी प्रस्तुतिकरण। तो इन्होंने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के अंदर, तो प्रस्तावना के अंदर इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, तीसरे नंबर पे और लिख देता हूं मैं एक बार, तुलना, चौथे नंबर पे था सामान्यीकरण और 5वें नंबर पे था प्रयोग। यह हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली थी। इसके अंदर मॉरिसन ने बड़े चेंजेस किए। मॉरिसन ने इसका समर्थन भी किया था। प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का समर्थन किस किसने किया था, तो ब्लूम और मॉरिसन दोनों ने किया था। लेकिन मॉरिसन ने भी इस पाठ योजना के अंदर बदलाव किए। बदलाव क्या किया कि उन्होंने प्रस्तावना के अंदर तो कोई विशेष चेंज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि प्रस्तुतिकरण को अच्छा बनाना है, प्रस्तुतिकरण को एट्रैक्टिव बनाना है, प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना है, तो उसके अंदर 2 सोपान और होने चाहिए, 2 चीजों का ध्यान और रखना चाहिए। उसमें से एक था आपकी शिक्षण विधियां। क्या था दोस्तों? शिक्षण विधियां, जो आपके सिलेबस में बहुत बड़े टॉपिक के रूप में है। और दूसरा था सहायक सामग्री। दूसरा क्या था दोस्तों? सहायक सामग्री। यह भी आपके सिलेबस में बहुत बड़े रूप में है, यह अलग से टॉपिक भी है सहायक सामग्री। तो उन्होंने प्रस्तुतिकरण को बदलाव किया कि प्रस्तुतिकरण को यदि आकर्षक बनाना है तो उसके अंदर शिक्षण विधियां भी होनी चाहिए, उसके अंदर सहायक सामग्री भी होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक तुलना के स्थान पर एक बदलाव और किया। उन्होंने कहा कि तुलना का अर्थ यह होता है कि किस बालक का ध्यान है या नहीं, कौन बालक पाठ को पढ़ रहा है या नहीं, इसके लिए तुलना की जाती थी। तो उन्होंने कहा कि यदि तुलना एट्रैक्टिव करनी है तो उसके लिए आपको यहां पे बोध प्रश्न करने चाहिए। तो बोध प्रश्नों का जो निर्माण किया, बोध प्रश्नों की जो बात कही, वो भी मॉरिसन के द्वारा किया गई, जिसको हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न भी इसी को कहते हैं। तो तुलना के स्थान पर उन्होंने क्या दिया? बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति। यहां पे उन्होंने सामान्यीकरण में वापस कोई विशेष चेंज नहीं किया। प्रयोग में उन्होंने और चेंज किया, क्योंकि प्रयोग जो होता है दोस्तों एक निश्चित अवस्था में होता है, जो किसी विद्यालय की संस्था के अंदर ही किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि प्रयोग को अच्छा बनाना है तो बच्चों को पहले गृह कार्य देना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए। तो ये गृह कार्य जो दिया वो भी किसने दिया? मॉरिसन ने। एक बार वापस दोस्तों ध्यान से देख लो, मॉरिसन ने हर्बर्ट के पंचपदीय प्रणाली में प्रस्तुतिकरण के अंदर शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री को जोड़ा, तुलना के अंदर बोध प्रश्नों और पुनरावृत्ति को जोड़ा, और प्रयोग के अंदर इन्होंने गृह कार्य को जोड़ा। तो मॉरिसन के बारे में अगर पाठ योजना में पूछा जाए तो आपको बताना है कि शिक्षण विधियां किसके द्वारा दी गई पाठ योजना में? मॉरिसन। सहायक सामग्री मॉरिसन, बोध प्रश्न मॉरिसन, गृह कार्य मॉरिसन, मूल्यांकन ब्लूम, शिक्षण उद्देश्य ब्लूम, पंचपदीय प्रस्तुतिकरण प्रस्तावना ये किसके द्वारा दिए गए? तो आपको याद रखना है हर्बर्ट। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किसके द्वारा क्या दिया गया। दोस्तों ये सामान्य सा इतिहास था पाठ योजना का, जिसके आधार पर 1 या 2 प्रश्न घुमा फिरा करके हमें पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, या एक प्रश्न तो सामान्य तौर पे पूछ ही लिया जाता है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इतिहास के बारे में मैंने दी थी, छोटा सा रिवीजन आपको और मैं करवा देता हूं। इतिहास के अंदर सबसे पहले पंचपदीय प्रणाली दी थी, किसने दी थी? उसका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट ने 2 दी थी, प्रारंभिक, फिर उनके शिष्यों ने मिलकर संशोधन किया था। प्रारंभिक के अंदर
प्रयोग नाम का कोई भी सोपान नहीं था, और बदलाव जो किया था संशोधन वाली, उसके अंदर व्यवस्था नाम का सोपान नहीं था। उसके बाद में आए थे ब्लूम। ब्लूम ने कहा, पंचपद्य प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि पंचपद्य प्रणाली के अतिरिक्त इसके अंदर शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन भी होना चाहिए। उसके बाद आया था दोस्तों मॉरिसन। मॉरिसन ने इन दोनों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि प्रस्तुतिकरण को अच्छा बनाना है तो उसके अंदर शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री भी ऐड होनी चाहिए। और तुलना के स्थान पर उन्होंने बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्नों के बारे में कहा, और प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने गृह कार्य की बात कही। तो यह था पाठ योजना का सामान्य इतिहास, जहां से घूम फिर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और हमारा पहला टॉपिक यहां पे था कि पाठ योजना का इतिहास। आशा करते हैं दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार काटना है ना, कितने मिनट?